नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक कर लेंगे खबरों की ओर। क्या आपके घर का बिजली बिल बदलने वाला है या बिजली विभाग के नियमों में कोई बदलाव होने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों के ऊर्जा मंत्री बैठक कर रहे हैं। जयपुर में भारत सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से एक खास बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और श्रीपद नायक ने हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर MNRE के अतिरिक्त सचिव सुदीप जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस नवीकरणीय ऊर्जा पर है, जिसका उद्देश्य 2047 तक 18,000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। इसके अलावा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सुदीप जैन ने यह भी बताया है कि नवीकरणीय ऊर्जा देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी और इसे लेकर बैठक की गई है। अधिकारियों का, डिस्कॉम का, MD का, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनर्जी का मीटिंग आज हमने जयपुर में बुलाया है। जैसे मेरा भाषण भी मैं कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरे राजस्थान सरकार को और एनर्जी मंत्री नागर जी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन लोगों ने हमको आतिथ्य दिया है। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अभी दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। 5वीं नंबर पे अर्थव्यवस्था पे हम पहले थे, अभी पहले 11वीं नंबर पे थे, अभी 5वीं नंबर पहुंच गया है। हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी में 5वीं नंबर से तीसरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है। वी आर दी 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो PM सूर्यघर, PM कुसुम, सभी राज्यों में इसको इंप्लीमेंट करना, डिसेंट्रलाइज सोलार, एक सामान्य व्यक्ति ऊर्जा दाता बने, हमारे किसान जो अन्नदाता बोलते हैं उनको अन्नदाता भी ऊर्जा दाता बने, ये सोच के साथ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज सोलर पावर। उसके साथ ही साथ ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम के बारे में चर्चा करके देश में 50% हमारा एनर्जी नीड को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पहले रीजन वाइज मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में 7 राज्यों का सभी अधिकारियों को बुलाया है, मंत्रियों को बुलाया है। उसमें 3 राज्यों का नहीं आया, एक पंजाब का नहीं आया है और उत्तर प्रदेश तो एनर्जी मंत्री को कुंभ का काम में उनको जिम्मेदारी दिया है, महाकुंभ के। और उत्तराखंड में चुनाव चल रहा है। बाकी सब प्रदेश आए हुए हैं। लोकल बॉडीज के चुनाव के कारण उत्तराखंड के एनर्जी मंत्री व मुख्यमंत्री भी वो नहीं आए। बाकी सब राज्यों का मंत्री आए, लेकिन सभी राज्यों के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हुए हैं। तो इसका लक्ष्य इतना है, 500 गीगावाट 2030 तक करना है। जो प्रधानमंत्री सूर्यघर है, ये तो सस्टेनेबल मॉडल है। एक बार सरकार सब्सिडी देते हैं तो आगे ये तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा और जो ये आम नागरिक है, ये जो उनके घर के ऊपर, छत के ऊपर सोलार लगाते हैं, उनको भी फ्री होगा। आज की इस नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में
मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, जो पूरे देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिवता के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री यशोपत नायक जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी और ऊर्जा मंत्री व हीरालाल नागर जी, माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री जम्मू कश्मीर सतीश शर्मा जी, माननीय नगर व ग्राम नियोजन मंत्री हिमाचल प्रदेश राजेश धर्माणी जी, हमारी जयपुर की सांसद बहन मंजू शर्मा जी, सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग सुश्री निधि खरे जी, अतिरिक्त सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग श्री सुदीप जैन जी, और इस नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उपस्थित भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आप राजस्थान भाजपा की प्रदेश अपील समिति ने 5 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित मापदंड का उल्लंघन मानकर नियुक्ति निरस्त कर दिया है। आपको बता दें, थाना गाजी मंडल में गोविंद राम कुमावत, उज्जैन से विजेंद्र सिकरौदा, भीममाल नगर से प्रवीण दवे, डबोक से जीवन सिंह और पोसलिया से प्रताप परमार की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। समिति के प्रदेश संयोजक घनश्याम तिवारी, सह-संयोजक अजय पाल सिंह और योगेंद्र सिंह तंवर ने प्रदेश कार्यालय में बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की गई थी। जयपुर शहर में जल महल और पौंड्रिक महल, जयपुर देहात उत्तर में चोमू नगर, भरत में सेवर रुदावल, साथ ही आपको बता दें सीहोर में डूंगर खेड़ा, अलवर दक्षिण में माला खेड़ा, चूरू से रतनगढ़, अलवर से खो और बीकानेर शहर से रानी बाजार आदि जगहों की ये पूरी जो लिस्ट आपको बता दें ये दी गई है। और नगर मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन अंतरिम रूप से रोक दिया गया है। आपको साथ बता दें कि जांच होने के बाद इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब तक की बड़ी खबर है कि 5 मंडल अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी गई है। और आखिर मंडलों की नियुक्ति जो है वो निरस्त क्यों की गई है, इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, क्या कुछ मामला रहा है और क्यों अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो निरस्त की गई है? राजस्थान भाजपा में संगठन विस्तार को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर था। मीटिंग हो रही थी, खुद यहाँ पर संगठन के महामंत्री मौजूद रहे और जब यहाँ राजस्थान में संगठन में बदलाव को लेकर चर्चाएं चली तो पहले बूथ अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्षों के चुनाव और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की एक प्रक्रिया चलनी थी। लेकिन जहाँ एक संगठन में सतत प्रक्रिया रहती है, जहाँ जहाँ चुनाव किया जाता है कि वहां से सदस्य को चुना जाएगा, उसके लिए पार्टी ने एक निर्धारित मापदंड तय किया हुआ है। उन मापदंडों के आधार पर ही लोगों का चुनाव होता है। हालांकि हमने देखा कि जब बूथ अध्यक्षों का चुनाव हुआ, उन बूथ अध्यक्षों के चुनाव में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन मंडल अध्यक्षों की एक लंबे समय से प्रक्रिया रही हुई थी और जैसे ही मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई, उनके नाम जैसे सामने आए तो लोगों ने शिकायतें दर्ज कराना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे थे जो पार्टी से बागी होकर पार्टी का विरोध कर रहे थे, उनको मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, उनकी शिकायतें लिखित प्रदेश अध्यक्ष को दी गई। कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर मंडल अध्यक्षों के लिए जो उम्र का दायरा है वो अधिकतम 45 साल है और कुछ लोग 45 साल से ज्यादा के होकर भी 50 साल 55 साल के लोग मंडल अध्यक्षों की सूची में शामिल हुए हैं। ये कुछ शिकायतें नहीं जहाँ पर मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष को ये सूचना दी गई और जब शिकायतें इतनी बार बार मिलती रही तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अपील समिति ने
16 मंडल अध्यक्षों को चुना था, जिसमें से 5 को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि जो बची हुई जो मंडल अध्यक्षों की सूची है उन पर एक बार फिर से चर्चा होगी, उन पर फिल्टराइज किया जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही है कि कुछ लोगों ने नामांकन प्रक्रिया में धांधलियां की है, उम्र छुपाई है, अपने पदों को छुपाया, क्योंकि पार्टी के लिए एक गाइडलाइन पहले तय की गई थी कि संगठन से जुड़ा हुआ आदमी या किसी पद पर नियुक्त हुआ आदमी ही यहाँ पर मंडल अध्यक्ष बन सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मंडल पार्टी के जो पार्टी संगठन में किसी पद पर नहीं है, तो जब पद पर नहीं है तो संगठन में उनको इतना बड़ी जिम्मेदारी मंडल पर नहीं दी जा सकती है। तो इन चीजों को लेकर बार बार शिकायतें मिल रही थी। कुलदीप, आपको आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ था, 5 मंडल अध्यक्षों को निरस्त तो कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था? क्या कुछ कार्यकर्ताओं के या कुछ पदाधिकारियों के नाम सामने आए हैं? क्या उनकी भी बर्खास्तगी या निरस्त उन्हें लेकर कुछ जांच वगैरह के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है? देखिए, राजस्थान में जब चुनावों का दौर हुआ, पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चाएं चली, तो एक साथ था कि पार्टी में जल्द से जल्द बदलाव हो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि सेंट्रल में जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका भी चुनाव होना है, तो पहले राज्यों में बदलाव होना जरूरी है। तो स्वाभाविक था कि पार्टी के पास जिम्मेदारी थी और जल्दबाजी के अंदर जो फैसले लिए गए, क्योंकि बार बार दिल्ली से यहाँ पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे थे, वो नाराजगी जाहिर कर चुके थे। खुद प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल इसमें नाराजगी जता चुके थे। तो बार बार जब पार्टी से दबाव हो रहा था, तो कुलदीप, सीधा तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी ने तत्परता दिखाते हुए, यानी कि शिकायतें मिली और तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करके 5 मंडल अध्यक्षों के जो चुनाव हुई थी, नियुक्ति हुई थी, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेंगे अगली खबर की ओर। भजनलाल शर्मा सरकार अपना दूसरा बजट, यानी कि दूसरे साल में दूसरा महीना, ये फरवरी चल रहा है और इस दौरान फरवरी में आपको बता दें कि ये बजट पेश होने वाला है। इस बार राज्य में कई अहम मुद्दे इस बजट में शामिल किए जाएंगे, लेकिन सरकार स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस कर सकती है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बजट में बड़ी संख्या में नौकरियों का ऐलान भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पिछले साल 8.26% बजट को दिया गया था। हाल फिलहाल में राज्य में कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है, इसलिए सरकार का पूरा फोकस जो है वो रोजगार पर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें, भजनलाल सरकार ने चिकित्सकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 21,000 पद पर नियुक्ति दी है। वहीं उनका यह भी कहना है कि चिकित्सा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा हर विभाग के विशेषज्ञों से बैठक कर रहे हैं, ताकि जब ये बजट पेश हो उस दौरान प्रदेश को कई अच्छी सौगातें दी जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में युवाओं से बजट पूर्व संवाद और चर्चा की। इस बैठक का मुख्य फोकस खेल और युवा मामलों को देखकर रखा गया। आपको बता दें, आगामी 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में राज्य सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर इस संवाद का आयोजन किया गया और बैठक में वित्त मंत्री दिया कुमारी और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद कर प्रदेश में खेलों के विकास और युवाओं को खेलों से जोड़ने पर चर्चा की। इसके साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने व अग्रणी बनाने के मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को खेलों में अधिक अवसर देकर राज्य का खेल परिदृश्य मजबूत किया जाए। आपको बता दें कि बजट जल्द ही सरकार पेश करने वाली है और इसे लेकर यह बैठक की गई है। राजस्थान में हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जितने भी सरकारी स्कूल में शून्य नामांकन थे, यानी कि बच्चे नहीं थे और जो पास के थे, उनको सब में मिलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर स्कूल बंद करने का आरोप लगाया। वहीं अब इसके जवाब में प्रदेश में उप मुख्यमंत्री
डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस द्वारा स्कूलों को बंद करने के लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए सारे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूलें बंद नहीं की हैं, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया है। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि शून्य नामांकन वाली स्कूलों में जहां बच्चे नहीं हैं, जहां शिक्षक नहीं हैं, उन सभी को आपस में मर्ज कर दिया गया है और एक ही परिसर में चलने वाले आसपास के स्कूलों को सुव्यवस्थित करने और साथ ही पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, यानी कि गुणवत्तापूर्ण हो, इसीलिए स्कूलों को मर्ज किया गया है। आपको बता दें, अशोक गहलोत सरकार के दौरान राज्य में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की समीक्षा के लिए बैठक पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि हम सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि राज्य की पढ़ाई को और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लेते हैं। रूप से लोगों की जन भावनाएं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की या आम जन की, पेरेंट्स की, छात्रों की जन भावनाओं को देखते हुए जो भी अभी हमारी मीटिंग में जो भी प्रस्ताव आएंगे, निश्चित रूप से उनकी समीक्षा करते हुए काम। कोई भी चीज करें हम, उससे पहले उसका पूरी व्यवस्थाएं तैयार करके करनी चाहिए। लेकिन आनंद फानन में कर गए, लेकिन वहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के टीचर ही नहीं है और जहाँ आवश्यकता नहीं है, लोग चाह ही नहीं रहे, वहाँ भी खुली है। तो हम उन्हीं चीजों को लेके जो पेरेंट्स की भावना और छात्रों के हित में काम। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में भरतपुर में दुष्कर्म का शिकार एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। वहीं उनके इस पोस्ट पर भरतपुर पुलिस ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि भरतपुर में एक दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर आत्महत्या कर ली। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़िता जान देने को मजबूर हो गई थी। मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी घटना होना बेहद ही शर्मनाक है। अशोक गहलोत के इस ट्वीट पर भरतपुर पुलिस ने उन्हें तुरंत रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि भरतपुर पुलिस द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर बिना देर किए शिकायत दर्ज की गई थी और तुरंत ही कार्रवाई भी की गई थी। और इसके साथ ही भरतपुर पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी की संलिप्तता पाने पर, यानी कि आरोपी का जब गुनाह पाया गया तो उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचरों को बर्खास्त कर दिया है। ये टीचर लगभग 16 महीने से नौकरी कर रहे थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार इन टीचरों की मार्कशीट, डिग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जांच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद 129 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। पीटीआई भर्ती में सफल अभ्यर्थियों की डिग्री और अन्य दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें कई दस्तावेज फर्जी या फिर मिसमैच पाए गए हैं। इसके अलावा 244 अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री और दस्तावेज के जरिए नियुक्ति हासिल की थी, जिसकी लिस्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई है। इन बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, कुछ बर्खास्त टीचरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बर्खास्तगी को चुनौती दी है। आपको बता दें कि साल 2022 में 5546 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 12वीं तक की पढ़ाई और शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की आवश्यकता थी। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चयनित 321 अभ्यर्थियों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद से यह फैसला लिया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल बंद करने समेत विभिन्न विषयों पर कहा कि पहले कांग्रेस ने नेता बदमाशों को संरक्षण देते हैं, जिन्होंने भी गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की है उनकी नौकरी तो जाएगी ही। आपको बता दें, अशोक गहलोत के बयान पर जब जोधपुर में सरेआम गुंडों ने हमला किया था और आम जन पर तत्कालीन सरकार कहां सो रही थी। महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस राज्य में अपराध का बोलबाला था और बीजेपी राज्य में अपराध पर लगाम लगी है। हमारी सरकार में सभी को न्याय मिलेगा और हम चुन चुनकर सभी अपराधियों को ढूंढकर सजा दिलवाएंगे।
वहीं राजस्थान में पर्यटन की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग को व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन भवन में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने राजस्थान को एक समग्र ब्रांड के रूप में विकसित करने और जयपुर समेत राज्य के अन्य जिलों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभारने पर जोर दिया है। इस बैठक में पर्यटन सचिव रवि जैन, पर्यटन आयुक्त वीपी सिंह और पर्यटन निगम की प्रबंधन निदेशक सुषमा अरोड़ा और कार्यकारी निदेशक राजेश सिंह शामिल रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए AR/VR तकनीक और आकर्षक फिल्मों का निर्माण किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्में ऐसी हो जो स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के लिए पर्यटकों में उत्साह और जिज्ञासा दोनों बढ़ाए। बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट आयोजन पर भी चर्चा की गई है। तो ये पूरी बैठक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की है, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई। रुक कर लेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटना में कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पहले IGIMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल के निर्देश पर देवनानी को चार्टर्ड प्लेन से जयपुर लाया गया और देवनानी को जयपुर के SMS अस्पताल के मेडिकल ICU में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, उनका इलाज डॉक्टर यानी कि विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में हो रहा है। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक महेश्वरी के निर्देशन में उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और डॉक्टर महेश्वरी ने बताया है कि फिलहाल उनकी हालत जो है वो है स्थिर है। CM भजन लाल शर्मा और अन्य मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर देवनानी का हालचाल भी जाना है। वहीं किसान आंदोलन एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। किसान महापंचायत में राजस्थान में आपको बता दें 29 जनवरी को गांव बंद करने का ऐलान किया गया है। आंदोलन की तैयारी को लेकर अलवर के हरसोली में किसान महापंचायत आयोजित की गई। इसमें 21 जिलों के किसान एकजुट हुए। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि किसान नेता गांव-गांव जाकर किसानों से समर्थन मांग रहे हैं। गांव बंद आंदोलन में गांव का उत्पाद गांव से बाहर नहीं किया जाएगा। रामपाल जाट ने बताया कि आंदोलन को 26 जिलों के किसानों का समर्थन मिल चुका है। वहीं अन्य जिलों के किसानों से गांव बंद आंदोलन के लिए संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब समेत कई राज्यों में किसान विभिन्न मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर के SMS स्कूल में फेयरवेल के दौरान छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ युवक स्कूल के छात्र के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला SMS स्कूल का है, जिसमें 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी का है। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि यह वीडियो 28 दिसंबर का है और 12वीं क्लास पास करने वाले छात्रों का फेयरवेल कार्यक्रम था। इसी दौरान 11वीं कक्षा के फेल होने वाले छात्र को स्कूल से निकाल दिया गया था और जबरन इस कार्यक्रम में वो शामिल होना चाहता था, जिसके बाद से ये मारपीट हुई है।
खबर धौलपुर से है, जहां रेत माफियाओं ने अवैध रेत खनन रोकने पर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया, उसे गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम अवैध चंबल रेत खनन रोकने के लिए गई थी। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली कांस्टेबल के कंधे में जा लगी और इस घटना के बाद से पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में 3 रेत माफिया घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं राजस्थान में कड़ाके की ठंड से सोमवार को भी राहत रही है। आपको बता दें, जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी का ये दौर आज भी जारी रहने की संभावना है। बता दें कि 22 जनवरी से राज्य के उत्तर पूर्व हिस्सों में मौसम बदलेगा और एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से जयपुर, सीकर, झुंझुनू समेत 8 जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना है। वहीं अगली खबर जयपुर से है, जहां राज्य सरकार बजट सत्र 2025 से पहले प्रदेश में 4 और पॉलिसी लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसमें निजी औद्योगिक पार्क योजना, डेटा सेंटर, गारमेंट, अपैरल पार्क और लॉजिस्टिक पॉलिसी शामिल है। इन 4 पॉलिसी का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए भजनलाल शर्मा के पास पहुंच चुका है। खास यह है कि इन पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली यानी कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इस तरीके से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा को भेजे गए इन ड्राफ्ट में स्वीकृति प्रक्रिया केवल ₹1 में तो इसी के साथ राजस्थान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।